हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बायोलॉजी बेसिक्स में। और ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम बायोटेक टूल बॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वाटर बाथ की। तो नाम से ही इंडिकेट है हो जाता है कि हम किस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। तो वाटर बाथ जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम अपने सैंपल को, अगर हमें जेंटली हीट करना है ना, तो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, तो हम उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप यूजुअली समझो, अगर आपको एक सैंपल को 50 डिग्री या 100 डिग्री पे गर्म करना है तो आप फ्लेम पे डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रेगुलेशन नहीं होगी फ्लेम पे। तो आप उसको वाटर बाथ में कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वाटर बाथ में यूजुअली वाटर होता है तो वहाँ टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो इसका प्रिंसिपल यही है कि हीटेड वाटर जो होता है वो यूनिफॉर्मली ट्रांसफ़र करता है आपकी एनर्जी को फ्लास्क या ट्यूब्स में। ठीक है, और जो टेम्परेचर होता है वो कैसे मेंटेन किया जाता है, वो थर्मोस्टैट्स के थ्रू मेंटेन रहता है। तो अगर 50 डिग्री आप बोल रहे हैं तो 50 डिग्री ही रहेगा वाटर बाथ में। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो कई एंजाइम रिएक्शंस जो होते हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अगार आपके पास है तो अगर आपको अगार मेल्ट करना है तब भी आप वाटर बाथ यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इंक्यूबेट करना है कल्चर्स जैसे 16 डिग्री पे, तो आप इसके लिए भी वाटर बाथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब सेकेंड इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो वो है शेकर या ऑर्बिटल मिक्सर। ओके, सो शेकर और ऑर्बिटल मिक्सर क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें शेकिंग का फंक्शन होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो, अब समझो आपके पास एक फ्लास्क है तो वो गोल गोल मूवमेंट में स्पिन होती रहेगी। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन उसका होता रहेगा। और यूजुअली ये किस लिए चाहिए होता है? ताकि जो सेल्स होते हैं ना, अगर आप उसको ग्रो करना है तो आपको एक सर्कुलेटरी मीडिया चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम ऑर्बिटल मिक्सर यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल इसका ये है कि ये मैकेनिकल मोशन जो होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पार्टिकल्स को इवनली। सो अगर हम इसमें मोशन नहीं होगा तो जो सेल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उनकी ढंग से ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर जेंटल एक शेकिंग चलती रहेगी तो सेल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ होता है बच्चों? तो सेल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये माइक्रोबायोलॉजी लैब में हमेशा ही होगा। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में अगर हमें कुछ रिएजेंट्स मिक्सिंग करने प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल मिक्सिंग आप कब तक करेंगे। और तीसरा सेल बायोलॉजी में, जहाँ पे हमें एरिएशन करना होता है ना कल्चर को, तो वहाँ भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जो कि है HPLC। तो HPLC को हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, और नेम से इंडिकेट हो रहा है कि क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो होता है सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, एक मिक्सचर में अगर 10 कंपाउंड है तो किस तरीके से हम उनको हाई प्रिसिशन के साथ सेपरेट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HPLC। तो ये नाम में ही लिखा है कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली क्रोमा में तो कलर होता है। ठीक है, तो अब अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो HPLC में क्या होता है कि लिक्विड सैंपल जो होता है ना, उसको हम एक कॉलम में पास करते हैं। वो कॉलम ऑलरेडी पैक्ड होता है सॉलिड पार्टिकल से। अब हमें पता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो ट्रैवल करते हैं डिफरेंट स्पीड्स पे। तो इस बेसिस पे हम उन्हें सेपरेट कर पाते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो जल्दी सेपरेट हो, फास्ट ट्रेवल करेंगे, वो जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, और कुछ स्लो करते हैं तो वो लेटर सेपरेट होंगे। तो जब जब आपको फ्रैक्शन कलेक्ट करोगे तो अलग अलग आपको कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये यूज़ कहाँ होता है? ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज़ होता है। ठीक है, इसको फूड टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ये बायोटेक रिसर्च में भी यूज़ किया जाता है। तो चौथा जो इंस्ट्रूमेंट है वो LC-MS ही है। ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, और इसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी होती है, यानी कि सेम इसको सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है किसी कंपाउंड की। ठीक है, मिक्सचर के लिए फ्रॉम द मिक्सचर, लेकिन इसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी है, यानी कि हम इसमें सेपरेशन जो होती है वो मास के बेसिस पे होती है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पावरफुल टूल है अगर हमें एनालाइज करना हो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें क्या होता है, लिक्विड सेपरेशन तो होती ही होती है, उसके साथ मैंने आपको बता दिया है कि आइडेंटिफिकेशन जो होती है ना सेपरेटेड कंपाउंड्स की, वो होती है बेसिस ऑन द मास। ठीक है, तो ये हो गई बात इसके वर्किंग प्रिंसिपल की। तो अब हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली यूज़ कहाँ किया जाता है LC-MS। तो जो LC-MS जो होता है वो यूज़ किया जाता है प्रोटियोमिक्स में, क्योंकि हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं ना, तो हमें पता करना है कौन सा प्रोटीन कौन सा है, तो वहाँ यूज़ होता है। मेटाबोलोमिक्स में वो यूज़ होता है, जैसे कि समझो एक प्लांट सैंपल, प्लांट का लिक्विड सस्पेंशन आपके पास है, तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड है उसकी डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, और ड्रग डिस्कवरी के लिए भी यूज़ होता है। अब फिफ्थ है माइक्रोप्लेट रीडर। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल इक्विपमेंट होता है। तो माइक्रोप्लेट रीडर नाम से ही पता चल रहा है कि ये एनालाइज करता है सैंपल, जिसको आपने माइक्रोप्लेट, ठीक है, एक छोटी सी प्लेट होती है जिसमें बहुत सारे वेल्स होते हैं, उसमें रीड करते हैं। तो ये यूजुअली यूज़ किया जाता है एलाइसा टेस्ट के लिए।
तो माइक्रोप्लेट रीडर जो होता है आपको माइक्रोबायोलॉजी लैब में तो हमेशा ही मिल जाएगा। अगर आपको सेल की कंसंट्रेशन वगैरह पता करनी है ना, तो वहाँ ये ज़रूर यूज़ होता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जो लाइट होती है ना, वो हर एक वेल के थ्रू गुजरेगी, ठीक है। और फिर ये इसकी अब्जॉर्बेंस को मेजर करेगी, इसकी फ्लोरेसेंस को मेजर करेगी और इसकी लुमिनेसेंस को मेजर करेगी। और बेस्ड ऑन दैट वो ये बता देगी कि इस सैंपल में ये पर्टिकुलर जो भी अगर सेल है या जो भी है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है इम्यूनोलॉजी वेस्टेज में, ड्रग स्क्रीनिंग के लिए। और अगर आपको एंजाइम एक्टिविटी स्टडी करनी है ना, कि किसी एंजाइम में आपने एंजाइम रिएक्शन में अगर आपने एंजाइम डाला है तो उसका प्रोडक्ट कितना बना है, तो इस तरीके की स्टडीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट इक्विपमेंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोपोरेटर। तो इलेक्ट्रोपोरेटर नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तरीका होता है इक्विपमेंट, ओके, जिसमें आप जो होता है डीएनए को सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? एक शॉर्ट इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक पल्स होती है ना, तो जब वो डीएनए को देते हैं हम बहुत ही माइनर उसमें, तो वो वोल्टेज पे, तो वो क्या करता है उसमें पोर्स क्रिएट कर देता है सेल मेम्ब्रेन पे। अच्छा, ये पोर्स इतने बड़े नहीं होते हैं कि सेल की डेथ ही हो जाए, सारा मटेरियल बाहर आ जाए, बस जस्ट एक टेम्प्रेरी होते हैं पोर्स ना। तो उससे क्या होता है कि जो भी बाहर होगा हमारा मॉलिक्यूल या डीएनए, वो सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। उसके बाद इमीडिएटली आप उसको ऐसी कंडीशन में ले आएंगे कि जो पोर हुए ना वो सील हो जाएं, तो आपका डीएनए जो है वो बाहर से अंदर एंटर कर गया। तो इसे कहाँ यूज़ किया जाता है? तो इसलिए यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के पर्पज़ के लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च में तो ये बहुत ही ज़रूरी टूल है, और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, ये हो गए हमारे टोटल 18 लाख इक्विपमेंट, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी लैब में ज़रूरी होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।